अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट रोमा खान और हम आज मौजूद हैं एक और ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी एक बहन की शादी होने जा रही है। एक ऐसा फलाही इदारा जहाँ से आए दिन हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ रुखसत होती हैं। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि शहर के हालात काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मेहमानों की क्वांटिटी कम है, लेकिन हमारी स्क्रीन की वजह से पूरा पाकिस्तान इस शादी में शरीक है और वो हमारी इस बहन को अपनी दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं इस फलाही इदारे के मालिक जो इस फलाही इदारे को चला रहे हैं, इश्तियाक तालिब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत नेक काम आप कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि अब तक आप कितनी बेटियों को रुखसत कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक 45 बेटियों को रुखसत कर चुका हूँ और आज मैं जिस बेटी की शादी कर रहा हूँ उसका नाम है फरिया। चूँकि आप लोग इसको लाइव कवरेज दे रहे हैं, मैं घर बैठे उन नाज़रीन को दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपनी दुआओं में मेरी बेटी को रुखसत करें। अबे सुभान, सुभान, अबे बात तो सुन। अभी तेरी बहन की शादी आ रही थी टीवी पे, टाइट लग रही थी यार, पूरे शहर ने देखा इसको तो। अबे नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ तारीफ ही कर रहा था। अच्छा बात तो सुन। अब आइए हम बात करते हैं जरा दुल्हा और दुल्हन से। वैसे तो दुल्हन बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप खुश हैं? जी बिल्कुल। और आप बताइए क्या जरा लड़की ने क्या दिमाग में चल रहा है, क्या बताएंगे आप? कहीं का नहीं छोड़ा इसने। जाहिर सी बात है, जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो इससे खुशी भी ज़्यादा होती है। पूरा मोहल्ला थू कर रहा है हम पर। मैं तालिब साहब की बहुत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया और बहुत प्यार से रखा अपने इदारे में। मेरी माँ कुलसूम जो कि बहुत ही गलत औरत हैं और मेरा भाई सुभान जो ज़मीर फरोश है। मुझे मारता, बहुत पीटता था, इसी वजह से मैं इस इदारे में आई। मुझे यहाँ बहुत खुशियाँ मिली, बहुत प्यार मिला। जैसे कि आप देख रही हैं, मेरी शादी इन्होंने करवाई, बहुत अच्छे से कराई। मैं गुलशन में रहती हूँ, ब्लॉक 6 में। अरे इससे तो बेहतर होता पैदा होती, मैं इसका गला दबा देती। अरे फरिया, तुझे खुदा समझे, कहीं कभी नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया इसने। मेरी अम्मी देख रही होंगी इस वक्त टीवी पे, प्लीज मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा। जो आप खानदानों पे जादू करवाती है ना, प्लीज ये करवाना बंद कर दें और मेरा पीछा छोड़ दें, बस कर दें ये सब। प्लीज फरिया, दिल बर्दाश्त मत हो। अगर आपकी अम्मी आपको बद्दुआ दे भी देंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। ये सब लोग जो यहाँ पर आपकी शादी में शरीक हुए हैं, जो लोग आपको स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, उन सब की दुआएं आपके साथ हैं। और आंटी, अगर आप वाकई ही ये प्रोग्राम देख रही हैं तो काइंडली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप जादू टोना वडेवर जो भी करवाती हैं, प्लीज़ खुदा के वास्ते सबको बंद कीजिए और अपनी बेटी को बिल्कुल बद्दुआ ना दीजिए। वैसे आपकी बद्दुआ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने एक ऐसे इदारे में आके शादी की है जहाँ पर उसको पूरी पाकिस्तान की, पूरी कौम की दुआएं मिली होंगी। अम्मी सब्र करें, दुआ करें। अगर फरिया ने शादी कर ली तो कम से कम अपने शोहर की तो होके रहे। मुझे नहीं लगता, देख लेना अम्मी, ये कुछ दिन में फिर कोई नया गुल खिलाएगी और वो जो इश्तियाक तालिब आज इसका बाप बना हुआ है, ये उसे भी रुलाएगी। अम्मी क्या खाकर पैदा किया था आपने इसे जो ये ऐसी निकली? अरे ये कमीनी बचपन से ही ऐसी है, आवारा, खुद सर जिद्दी, हमेशा अपनी मनमानी करना। सुमन तुझे याद है जब बचपन में उसकी जिद पूरी नहीं होती थी तब भी वो घर से भाग जाया करती थी और तू उसके पीछे मोटरसाइकिल लेके निकल जाता ढूंढने के लिए। इससे तो अच्छा था ये लड़की बचपन में चच्चा चच्ची के साथ एक्सीडेंट में मर जाती। इसको गोद लेने वाले चच्चा चच्ची भी इस मनहूस की वजह से ही मरे थे। सही कह रही है तू बिल्कुल। मेरा तो दिल कर रहा है उस बुढ़े इश्तियाक तालिब का सर फाड़ दूं। उसे क्या हक पहुंचता है हमारी इजाजत के बगैर उसकी शादी करने का? अब बस भी करें, रहने दें। मैं आप सबके लिए खाना लगा दूं? खाना तो रहने दे तू, सारे घर वालों के लिए ना जहर ले आ, ताकि एक साथ ही जान छूट जाए सबकी। इस बेइज्जती तो बेहतर है, इज्जत ही खराब करके रख दी। बेटा सुभान, आज ना तुम अपने अब्बा का पेंशन लेते हुए आना। जी आप शाम को घर आ सकते हैं? अम्मी कब से बुला रही हैं। ऑफिस में काम ज़्यादा है लेकिन कोशिश करूँगा। कोई आया, मैं देखती हूँ। और बेटा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बस अम्मी, चल ही रहा है।
भाई, ये कुरियर आपके नाम पे आया है। ये किसका खत है बेटा? खत नहीं अम्मी, आपकी नाखल्फ बेटी ने समन भिजवाया। उसे जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा? सारे खानदान का जेवर तो वो सब्जी वाले को दिया ही। या खुदाया, अब ये जन्म जली पता नहीं हमारा क्या तमाशा बनवाएगी अदालत में। ये सब कारस्तानी उस इश्तियाक तालिब की है, ये उसी की बैग पर उछल रही है। मगर अब होगा क्या? होगा क्या, हम भी तगड़ा वकील करेंगे। पाकिस्तान में जायदाद की खरीदो फरोख्त के मुतल्लिक उमूर इंतकाल जायदाद एक्ट 1882, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, स्टैम्प एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अंजाम पाते हैं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट्स और इस केस की मुद्दई फरीहा जुल्म सितम का शिकार वो लड़की है जिसने सगी मां के होते हुए भी दूसरों के घर में परवरिश पाई और जिसकी रुखसती के फराइज भी फलाही इदारे के सरबरा इश्तियाक तालिब साहब ने अदा किया। सारी जिंदगी फरीहा के अखराजात की जिम्मेदारी उसकी फैमिली ने अदा नहीं की और जब आज शादी करने के बाद भी वो तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रही है तो उसने अपने मरहूम बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से अपना कानूनी हक मांगा, लेकिन वकील साहबा के लालची क्लाइंट्स ने तो हक तलफी की इंतहा कर दी। जब फरीहा ने अपनी मां को कानूनी नोटिस भेजा तो वहां से जवाब आया कि तुम्हारा तो हक बनता ही नहीं है। योर ऑनर, ये बात दुरुस्त है। दरख्वास्त गुजार फरिया का मरहूम मुबीन साहब की जायदाद में हिस्से का दावा बनता ही नहीं है। सर, ये दावा तो उस वक्त बनता अगर मरहूम तरके में कुछ छोड़ कर गए होते। आमना साहिबा, मरहूम मुबीन साहब बहुत कुछ छोड़ कर गए थे। ये इन लोगों की लालच और बेहिसी है कि सारी जायदाद पर खुद काबिज हो गए और अपनी सबसे छोटी बहन को उसके हक से महरूम कर दिया। इन्होंने तो इस बात का भी नाजायज फायदा उठाया कि उनकी छोटी बहन फरीहा बाप की वफात के 8 माह बाद पैदा हुई। अगर ये बच्ची बाप की जिंदगी में होती तो बाप उसको पूरा पूरा हक देता। वकील साहब, अगर मरहूम मुबीन साहब जिंदा होते और अपनी बेटी के करतूत देख लेते तो यकीनन वो भी उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं देते। मिसामना मफरूजों पर बात कर रही है। आपको क्या पता कि मरहूम की मंशा क्या थी? और वैसे भी सबसे छोटा बच्चा ज्यादा लाडला होता है। योर ऑनर, मुबीन साहब मरने से पहले उस वक्त मौजूद वारिसों को जायदाद की तकसीम गिफ्ट डीड कर गए थे, तो फरीहा की पैदाइश के बाद उस गिफ्ट डीड का जवाज ही नहीं रहता। मेरी क्लाइंट की दरखास्त से जनाबे वाला कि मरहूम बाप की छोड़ी हुई गिफ्ट डीड्स को रिवॉक किया जाए। योर ऑनर, ये गिफ्ट डीड्स तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बनाई गई हैं। ये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड्स हैं जो एक सब रजिस्ट्रार और 2 गवाहों के सामने रजिस्टर की गई थी, इसलिए इनको रिवोक नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, मरहूम मुबीन साहब ने अपनी वफात से 8 महीने कबल अपना घर अपनी बीवी के नाम कर दिया, अपनी 2 दुकानें अपने बड़े बेटे को गिफ्ट डीड कर दी और अपना एक फ्लैट अपनी बेटी को गिफ्ट डीड कर दिया था। योर ऑनर, इन गिफ्ट डीड्स की मुसद्दका कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। योर ऑनर, वकील साहब की क्लाइंट किस तरह अपने घर वालों पर और इस जायदाद पर दावा जता रही है। ना तो कभी इस घर का उन्हें ख्याल आया, ना ही अपनी फैमिली का, ना ही उनकी इज्जत का। योर ऑनर, इसी घर से इनकी क्लाइंट ने चोरी की और रात के अंधेरे में एक शख्स के साथ भाग गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिसामना मुसलसल मेरी क्लाइंट की किरदार कुर्सी कर रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिसामना, कंट्रोल योरसेल्फ। योर ऑनर, मैं कोई बेबुनियाद इल्जाम तराशी नहीं कर रही। सिर्फ फरिया साहिबा की फैमिली किस कर्ब से गुजरी है इनकी हरकतों की वजह से। मैं चाहूंगी कि फरिया साहिबा की वालिदा कुलसूम बेगम को कचहरे में बुलवाऊं ताकि वो अदालत के सामने बताएं कि उनके साथ क्या बीती। यस, परमिशन ग्रांटेड। कुलसूम बेगम हाजिर हो।
जज साहब, माँ अपनी औलाद से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करती। जब औलादी ना खल्क हो, माँ की और भाई की इज़्ज़त मट्टी मिला दे, माँ को माँ ना समझे, भाई को भाई ना समझे, बस अपनी ही मनमानी करती रहे, तो ऐसी औलाद से तो नफ़रत ही होती है ना। जज साहब, ये लड़की मेरे शौहर के इंतकाल के बाद पैदा हुई है और मेरे देवर देवरानी के क्योंकि औलाद नहीं थी तो उन्होंने इसको गोद ले लिया। ये ऐसी जन्म जली है कि अपने पैदा होने से पहले ही बाप को खा गई और 8 बरस के बाद जो माँ बाप ने इसको पाला था वो भी वफात पा गए। जज साहब, वापस ही मेरे घर आ गई। मैंने इसको बहुत सिखाने की कोशिश की, लिखाया पढ़ाया, मगर ये ना पढ़ी ना कुछ काम सीखा इसने। बहुत कोशिश करती रही मैं, मगर इसने कुछ ना सीखा। इतनी पुअर कि जब ये बर्तन भी धोती थी तो 4 बर्तन तोड़ती ज़रूर थी। जज साहब, जब ये बालिग हुई है तो दुनिया से अनोखी ही बालिग हुई है। गली के सारे लड़कों से इसका नैन भटक्का चलता रहता था। टमाटर, पुदीना, खीरा, ताज़ा सब्जी, शाबाश। अपनी गालों की तरह लाल लाल टमाटर ले लो जी। बातें बहुत बनाते हो। कैसे किलो दिए? आपसे क्या पैसे लेने, पूरा ठेला आपका है, जो चाहे ले ले। वैसे कभी शाम को मिल सकते हो? रास्ता बोलो, कोई सुन लेगा। जब प्यार किया तो डरने क्या। बड़ी खुश फहमियाँ है, प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे। हाँ जी, मोबाइल नंबर ऐसे ही दिया था। 10 दफ़ा कहे सर ढके खड़ी होकर। क्या कर रही है यहाँ पे? टमाटर ले रही थी अम्मी। अंदर जा, मैं खुद ले लूंगी। ला भाई बर्तन दे। कैसे तुम सड़े सड़े टमाटर लेकर आए हो? कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो? 20 रुपए किलो आम मिल रहा है, 50 रुपए किलो मंडी में भी नहीं मिल रही आजकल। अरे बस रहने दो, चीज देखो तुम अपनी। जज साहब, ये ऐसी बेहया बेशरम अचानक गायब हो गई। हमने इसे बहुत ढूंढा, जवान जहान लड़की, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। फिर मुझे पता चला ये कलबूही सब्जी वाले के साथ भाग गई है और ये बच्चलन जो मैंने उसके लिए जेवर बनाया था और अपनी बहन, अपनी भाभी, सबका जेवर लेके भाग गई। या अल्लाह, तू मेरी बच्चे पे रहम फरमा। ऐ मेरे मालिक, हर जगह मालूम कर लिया, सारे रिश्तेदारों के मालूम कर लिया। ऐ मेरे मालिक, अपनी हिफाजत फरमा। अरे अम्मा, क्या हो गया? फरिया खुद गायब हुई है। हाँ, वो घर से भाग गई। अलमारी में किसी का भी जेवर नहीं है, ना भाभी का ना मेरा। अरे फरिया, तूने कहीं का नहीं छोड़ा। इसी दिन के लिए मैं मोबाइल को मना करती थी, मगर तुम लोग नहीं ने सुना। किसी लड़के से चक्कर चला के भाग गई। अम्मी बस हौसला करें आप। अम्मी, अब खानदान वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं सोच रही हूँ। इस उम्र में मुंह काला करके चली गई है। फरिया, तूने क्या किया? आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में यतीम बच्चों की तादाद 4.2 मिलियन है। माँ बाप की मौत से यतीम होने वालों के अलावा इन यतीमों में एक बड़ी तादाद इन बच्चों की भी है जिनके वालिदैन शदीद गुर्बत के बास उनकी परवरिश करने से कासिर है और उन्हें फलाही इदारों की निगरानी में दे दिया गया है। जज साहब, मेरे बेटे ने चप्पा चप्पा छान मारा। हमने इसे बहुत ढूंढा, मगर इसका कहीं पता ना चला। सारे मोहल्ले में, सारे खानदान वालों में हम मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। जज साहब, जब 1 हफ्ते के बाद ये जन्म जली वापस आई है तो हमें पता चला ये किसी सब्जी वाले के साथ लाहौर भाग गई थी। जज साहब, वहाँ जाके उस लड़के ने इस लड़की के साथ धोखा किया, हमारा सारा जेवर खा लिया। ना मालूम किस तरीके से ये लड़की किसी फलाही इदारे तक पहुँची है और उस इदारे वालों ने बताया कि हम घर से भागी हुई लड़कियों को सहारा नहीं देते। फिर उन लोगों ने फ़ोन किया कि अपनी लड़की को आके ले जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं फरिया की भाभी बात कर रही हूँ। फरिया आपके पास है? जी जी जी,
लाहौर के किस फलाई इदारे में है वो? ठीक, आप अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी, फरिया का पता चल गया है। पता चल गया? कैसे पता चल गया? अरे वो जिंदा है या मर गई? अम्मी, लाहौर के किसी फलाई इदारे से फोन आया था कि फरिया लाहौर में है। क्या? फरिया लाहौर में है? या अल्लाह, पता नहीं अम्मी इस पे क्या बीती होगी कि वो लाहौर पहुंच गई। वो याकूब सब्जी वाले के साथ लाहौर गई थी। याकूब उसे किसी लाहौर के पार्क में बिठा के भाग गया था और फरिया पता नहीं कैसे इस फलाई इदारे तक पहुंच गई थी। और वो लोग कह रहे हैं कि हम घर से भागी हुई लड़की को शेल्टर नहीं देते और वो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी लड़की को आगे ले जाएं। या अल्लाह, जैसा मेरा बेटा सुभान फौरन लाहौर पहुंचा उस लड़की को लेने के लिए। हमने तो सब्र कर लिया। उस बाबली को कोई सब्जी वाला पसंद था, वो हमें बताती, हम उससे उसकी शादी करवा देते। हमने जब बाद में ये सब्जी वाले याकूब से बात की तो पता नहीं मेरी खून में खराबी है या पालने में कोई कमी रह गई है। आपने कौन सी परवरिश की थी मेरी? पैदा होते ही तो घर से निकाल दिया था मुझे। निकाला नहीं था तुझे घर से, तेरे बेऔलाद चाचा चाची ने तुझे गोद ले लिया था। और मनुष्य तू उन्हें भी खा गई। मेरी जिंदगी तो तूने दरगोर करके रख दी है। जब से पैदा हुई है कौन तो कुंवारी है। अरे तुझे शादी करनी थी तो मुझे बताती, अच्छी जगह कर देती तेरी शादी। बदनामी उठाई तो वो 2 कौड़ी की सब्जी वाले के पीछे। उस खबीस सब्जी वाले को मैंने बुलाया है। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसका निकाह याकूब से ही कर दिया जाए। याकूब सब्जी वाला आ गया है। बैठो। मैंने कल असर में निकाह रखा है, तुम अपने बाप के साथ आ जाना। हम सादगी से फरिया को रुखसत कर देंगे। ये आप क्या कह रही है? मेरी शादी परिया से? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसे छोटी बहन समझता हूँ। क्या बहन? अरे हरामखोर, जब तू उसे लाहौर भगा के लेके जा रहा था, जब बहन नजर नहीं आई थी? खाला, मैं भगा कर नहीं लेके गया था, मेरी पीछे पड़ी थी, कहती थी अपने घर में दम घुटता है। अब अम्मा बहुत सख्ती करती है, मुझे लाहौर छोड़ के आ जाओ। झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेवफा। खुदा का हुक्म परिया, मैं तेरे बड़ी भाई जैसा हूँ। भाईजान, अपनी बहन का शादी कहीं और करा दे, हम अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं कराते। वाह, जेवर हड़प करके बैठ गया। निकाल मेरे जेवर। अब कह रहा मैं शादी नहीं कर सकता, बहन समझता हूँ। मेरे पास कोई जेवर शेवर नहीं है। बिल्ला हो जा, मुझे फोर्स नहीं करे। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। जैसा अब इस वाक़े के बाद वो दीवानी सी हो गई। हर वक्त कमरे में अपने आप को बंद रखती। उसने कहीं टीवी में देख लिया कि इश्तियाक तालिब साहब कोई इदारा चलाते हैं जो बेसहारा लड़कियों को सहारा देते हैं। बस लगी जिद करने कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे लेके जाइए। धमकी देने लगी कि अगर नहीं लेके गए तो मैं दोबारा घर से भाग जाऊंगी। फरिया, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना, देना है तो मुझे जहर दे दो। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें मरना होता ना तो तुम उसी दिन मर जाती जब याकूब सब्जी वाले ने तुम्हें लाहौर में धोखा दिया था। हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती हो। फरिया, तुम्हें हम पर तरस नहीं आता? तुम लोगों को आता है मुझ पे तरस? किसी को ख्याल है मेरा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? जो हरकतें तुमने की है ना, कोई और बहन भाई होता तो गला काट देता। सुभान भाई तो फिर भी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान है। मुझे इस घर में नहीं रहना। तो फिर कहाँ रहना है? जंगल में? मैंने टीवी पे इश्तियाक तालिब साहब का प्रोग्राम देखा था, मुझे उनके इदारे में रहना है। पागल हो गई है क्या? ऐसे इदारों में तो यतीम और बेसहारा लड़कियां रहती हैं। जो माँ बाप मुझसे प्यार करते थे वो मर चुके हैं। मैं भी यतीम हूँ, बेसहारा हूँ। दम घुटता है इस घर में मेरा। तुम लोगों की कब तक बातें सुनती रहूं? कब तक तुम लोगों की नफरत बर्दाश्त करूं? अगर तुम लोग मुझे नहीं लेके गए तो मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? तालिब साहब के इदारे में। ठीक है, जो दिल में आए करो। ये खाना रखा है, भूख लगे तो खा लेना।
ये मेरी बहन है फरिया। ठीक। इसने टीवी पर आपके इदारे पर कोई प्रोग्राम देख लिया है और इसकी बस जिद है कि आपके यहाँ रहेगी। हमने इसे बहुत समझाया है कि आप सिर्फ यतीम और बेसहारा लड़कियों को रखते हैं, मगर ये है कि मानती ही नहीं। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? जी बस यही समझ लें सर, इसे कुछ दिन अपने इदारे में रख लें, जब इसकी जिद पूरी हो जाएगी हम इसे वापस ले जाएंगे। ठीक। और आपकी जो भी फीस है मुझे बता दें। ये कोई होटल तो है नहीं जहां आप कमरे का रेंट देंगे। हम तो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप डोनेशन देना चाहें तो कोई बात नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? जी फरिया। फरिया। फरिया बेटा, आप हमारे यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? हमारे यहाँ तो वो लड़कियाँ रहती हैं जिनका घर बार नहीं होता, और आपका तो माशाल्लाह घर बार है। मेरा कोई घर नहीं है, मैं यतीम और बेसहारा हूँ। अंकल, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप दूसरों का दुख और दर्द समझते हैं। प्लीज़ मुझे भी पनाह दे दीजिए ना। ठीक है, जहाँ हमारे इदारे में और बेटियाँ रह रही हैं, एक बेटी और सही। सुभान साहब, आप इसे छोड़ जाइए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 424 के तहत फरेब से या अपनी या गैर शख्स की जायदाद को मुंतकिल करना या किसी ऐसे काम में मदद देना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 10 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आपको शिकायत है कि फरीहा आपको अपनी मां नहीं समझती। अरे मां समझती है जब भी तो वो अपना हक मांग रही है, लेकिन आपने तो उसे पैदा होते ही अपने वजूद से नहीं बल्कि अपने घर से भी निकाल दिया। जरा उस बच्ची की ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाइए कि जब उसे पता चलता है कि जिसे वो अम्मी और अब्बू कहकर पुकारती है वो उसके सगे माँ बाप नहीं है, वो लेपालक है। आपके इसी ज्यादती के रिएक्शन ने उस बच्ची को खुद सर और जिद्दी बना दिया होगा। औलाद कितनी ही बड़ी और संगीन गलती कर ले, लेकिन मां का दिल, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? मां का दिल पसीज जाता है, लेकिन आप कैसी संगदिल मां है। अरे आपकी बेटी ने तो शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया है। अगर आप उसकी शादी करती तो जहेज जरूर देती ना, तो जहेज के तौर पर उसका हिस्सा दे दीजिए। वकील साहब, किस वन साइडेड रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं? सिर्फ फरिया के हुकूक की बात कर रहे हैं। बेटी होने के तहत कुछ फराइज भी थे उसके, वो फराइज उसने अदा किए। किस खुशउस्लूबी से अदा किए? माँ बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं किया, घर से जेवर चोरी करके भाग गई। किस हिस्से की आप बात कर रहे हैं? पूरे मीडिया पे रुसवाई की है उसने अपने खानदान की, और उस मीडिया पे रुसवाई के बाद इनके हमसायों ने जितना इनका मजाक उड़ाया, लोगों ने घर में कॉल्स करके बात की, आपकी बेटी भाग गई, आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की, उस शादी की इत्तला तक नहीं दी उसने अपनी माँ को। और उसके बाद ये मेरे पास आई और हमने आंकनामा तैयार किया। योर ऑनर, ये रजिस्टर्ड आंकनामा है और ये पुलिस स्टेशन में भी इसकी एक कॉपी हमने जमा करवाई है, और सर इसके अलावा अखबार में भी इश्तेहार दिया है। ऐसी औलाद जो नाफरमा बर्दारी करे, अपने वालिदैन की जग हसाई करे, पूरे मीडिया पे अपनी फैमिली को बदनाम कर दे, उसके बाद तो आग करने के अलावा मेरे क्लाइंट के पास कोई और रास्ता रहता ही नहीं था। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने तो कुर्बानी दी थी, किसी और की गोद भरने के लिए अपनी गोद खाली कर दी, अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी किसी और को दे दी कि वो भी माँ बाप का सुख देख सके। वो बच्ची किसी को सुख देने के काबिल ही नहीं है। योर ऑनर, 8 साल की उम्र में वो इनके पास वापस आ गई। इनको माँ कह सकती थी, उसने कभी इनको माँ की तरह ओन ही नहीं किया। योर ऑनर, अगर आग करने की बात हम ना भी करें तब भी वो घर मेरे क्लाइंट की मिल्कियत है, और मेरे क्लाइंट को कानूनी तौर पर हक है कि वो उस घर से किसी को भी बेदखल कर सकती है। वो घर, वो प्रॉपर्टी किसी को बेच सकती है, किसी को गिफ्ट डीड के तौर पर दे सकती है। औलाद के ऊपर क्या क्या फराइज हैं, माँ के पाँव के तले जन्नत कहा गया। क्या फरिया ने ये हक अदा किया? क्या फरिया ने अपने वालिदैन की इज्जत की? योर ऑनर, उसने तो सिर्फ जग हसाई की। शरई कानून यह है मिस आमना कि जायदाद का 1/3 हिस्सा गिफ्ट किया जा सकता है, बाकी जायदाद शरई लोगों में तकसीम होगी।
वकील साहब, ये प्रॉपर्टी की डिवीजन उस वक्त की जाती है जब प्रॉपर्टी का ओनर इंतकाल कर गया हो। मेरी क्लाइंट इस वक्त जिंदा है और मुल्क के विरासत के कवानीन के मुताबिक ये बिल्कुल आजाद है कि अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी फैसला करे। योर ऑनर, फरीहा को उसकी मां ने किस हाल में रखा और वो फलाही इदारे क्यों गई, मैं उस फलाही इदारे के सरबराह इश्तियाक साहब को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। इश्तियाक तालिब हाजिर हो। इश्तियाक तालिब साहब, आप अदालत को बताइए कि हकीकत क्या है। जज साहब, मैं गुज़िश्ता 20 साल से अपना इदारा चला रहा हूँ। हर साल फंड्स का ऑडिट भी होता है। अभी तक हमारे इदारे की कोई शिकायत नहीं मिली। जज साहब, ये दुरुस्त है कि फरिया को ये लोग उसकी ज़िद पर मेरे पास लाए, लेकिन जब मैंने फरिया को घर जाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मुझे घर जाने की ज़बरदस्ती की गई तो मैं खुदकशी कर लूँगी। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप बेसहारा लड़कियों की शादियाँ करवाते हैं तो मेरी भी शादी करवा दें। जज साहब, वो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा खौफजदा थी और वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसकी मदद की और उससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जज साहब, माजी में भी ये वाक़यात देखे गए हैं कि लड़की को अगर ज़बरदस्ती उसके घर भेज दिया गया तो उसके घर वालों ने उसे कत्ल कर दिया। वकील साहब, आपने जो अपने गवाह बुलवाए हैं, इन्होंने तो सबसे ज्यादा आपकी क्लाइंट का केस खराब किया है। क्या आपने अपने क्लाइंट को मशवरा दिया था कि टीवी शो पे जाकर अपने खानदान की बदनामी करें? आपको जरा ख्याल नहीं आया कि एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसकी बेटी की शादी हो रही हो और उसको इतला तक ना दी गई हो? और अब अपनी फैमिली को कोर्ट में घसीटने का मशवरा भी आपका ही है क्या? जी नहीं, हमारा इदारा ऐसे किसी काम की हौसला अफजाई नहीं करता। साहब ना, आप केस को मजीद उलझा रही हैं। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट फरिया को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस फरिया, आप अदालत को बताइए कि आप क्यों फलाही इदारे गई। जज साहब, अभी मेरी वालिदा कह के गई कि उन्हें मुझसे नफरत है। क्यों है ये नफरत? क्या कसूर है मेरा? क्यों मुझे पैदा करके अपने से दूर कर दिया? अम्मी ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, भाई ने कभी शुमाइला आपा की तरह मुझे अपनी बहन नहीं माना। हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है जज साहब। मेरी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अम्मी से कुछ मांगती तो पैसे के रोने रोती थी कि पैसे नहीं है। भाई से कहती कि पैसे, वो झड़क देते। जरा जरा सी बात पे मुझे अम्मी और भाई मारते थे। कितने प्यारे सूट हैं इसमें, मैंने तो देखे ही नहीं थे। अम्मी, मुझे 3000 रुपए तक चाहिए थे। 3000 रुपए? तेरा बाप खजाना छोड़ के नहीं मरा है, समझी? अम्मी, बहाने नहीं करे, गर्मियाँ आ गई हैं, मुझे लॉन के सूट बनाने। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तेरी बाप की जो पेंशन आती है वो मैं शुमाइला को दे देती हूँ, उससे तो वो अपने बच्चों को पाल रही है। सारी दौलत तो आपने शुमाइला बाजी की शादी पे खर्च कर दी। फायदा क्या हुआ? बेवाओं के घर आ गई हैं, 2 बच्चों का खर्चा और बढ़ गया है। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। 2 लॉन के सूट भी नहीं बना सकती मैं। और जो मैंने तुझे पिछले साल 2 जोड़े बना के दिए थे, बस दिमाग नहीं खराब कर, जाके चाय बना के लेकर आ। बक बक करती रहती है। जब उस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, उस घर में मेरा जीना तक मुश्किल है, तो मैंने भी छोड़ दिया। इश्तियाक अंकल गैर हैं, उन्होंने मुझे सभी बेटियों की तरह प्यार किया है। उन्होंने मेरी शादी खूब धूमधाम से की, दुनिया ने टीवी पर देखा। इश्तियाक अंकल के इदारे में आकर ही मुझे सारी सच्ची खुशियां मिली हैं। मोहतरमा, इतने धूमधाम से आपकी बारात नहीं आई थी टीवी पे। टीवी पे तो धूमधाम से आपकी फैमिली की इज्जत का जनाजा निकला था। और जितनी खुशी से शादी आपकी टीवी पे की गई, इससे ज्यादा खुशियां आपकी अपने घर में मनाई जाती अगर आप शादी करके रुखसत होती। लेकिन आप तो अपने घर से भाग गई थी। और आप कहती हैं कि आपकी फैमिली ने आपको प्यार नहीं दिया, आपको ओन नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। जब सब्जी वाले के साथ घर से भाग कर गई थी तो फिर क्या हुआ था? जब वापस आई थी तो माँ ने गले लगाया था ना, माफ कर दिया था।
भाई ने भी माफ कर दिया था, घर में रहने को जगह भी दोबारा दी थी, इज्जत भी दी थी। आप जैसी औरतों को तो इज्जत रास नहीं आती, और इश्तियाक साहब के इदारे में आप अपनी मर्जी से गई हैं। अपने घर वालों से तो रिश्ता आपने खुद तोड़ा है। वकील साहिबा, मेरे अपनों ने ही मुझे मजबूर किया था उनसे दूर रहने पे। जज साहब, फरिया झूठ बोल रही है। आपने जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहें। जज साहब, फरिया झूठ बोल रही है, मुसलसल गलत बयानी कर रही है। इसने जिस तरह हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये इंतहाई बेशरम लड़की है, इसने हमारी नाक कटवा दी है। ये घर से भागी, हमने इसे माफ़ किया। इसने जेवर चोरी किए, हमने इसे फिर माफ़ किया, और फिर इसी की ज़िद पर हम इसे इश्तियाक तालिब के दफ्तर में बतौर अमानत छोड़कर आ गए। जज साहब, जब फरिया जेवर चुरा कर भागी थी, उसमें मेरी भाभी और मेरा भी जेवर शामिल था। इस बेशरम ने तो ये भी एहसास नहीं किया कि मेरी बहन बेवा होकर आई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अखराजात मेरे भाई और मेरी माँ किस तरह पूरे करते हैं ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन ये नाकारा, इसे किसी का एहसास नहीं है। ये तो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये किसी की क्या होगी जज साहब। इसने बहुत दिल दुखाया है हमारा। इसने इतना एहसास नहीं किया, मेरे वालिद साहब ने जो फ्लैट मेरे नाम किया था, इसकी उस पर भी नज़र है। मैं उस फ्लैट के किराए से अपने छोटे छोटे बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन इसे एहसास नहीं है ज़रा सा भी। इसकी नज़र है हमारी जायदाद पे, इसे हमसे प्यार नहीं है। ये प्यार के लिए नहीं है, जायदाद के लिए आई है। योर ऑनर, इंसानी रिश्तों का तवाज़ुन हकूक और फ़राइज़ से बरकरार रहता है, लेकिन इस केस में तो सारी तवज्जो का मरकज़ फरिया के हकूक हैं। योर ऑनर, क्या फरिया ने अपने फ़राइज़ भी अदा किए या नहीं? फरिया से कभी भी ये हक नहीं छीना गया कि उसकी असली माँ कौन है और क्या वो उसको माँ कह सकती है या नहीं। फरिया को उसके चचा चची ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद फरिया से ये बात नहीं छुपाई गई थी कि उसके असली माँ बाप कौन हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी असली फैमिली ने कभी भी उससे नाता नहीं तोड़ा था। ये नाता अगर टूटा तो उसकी वजह थी फरिया की जिद, फरिया की नफरत, उसकी हसरतें और उसका बागीपन। योर ऑनर, ये मुकदमा सरासर लालच और बदनीयती की बुनियाद पर कायम किया गया है। योर ऑनर, इन गिफ्ट डीड्स को रिवोक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर अदालत इन गिफ्ट डीड्स की वैलिडिटी को वेरीफाई करवाना चाहती है तो वो रजिस्ट्रार के ऑफिस से करवाई जा सकती है। चूंकि मुसम्मात फरीहा के वालिद उसकी पैदाइश से पहले अपनी तमाम तर जायदाद अपने कानूनी वर्सा के अंदर गिफ्ट डीड कर गए थे, और इस गिफ्ट डीड को बनने में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे, लिहाजा ये गिफ्ट डीड रिवोक नहीं की जा सकती। अलबत्ता मरहूम जो अपनी बेवा के नाम एक मकान कर गए थे, वो मकान भी उनकी औलाद में शरन मसावी तकसीम होगा, लेकिन ये शरई तकसीम साहिब जायदाद की वफात के बाद ही मुमकिन होगी। अब साहिब जायदाद को ये अख्तियार हासिल है कि वो ये जायदाद अपनी औलाद में से किसी को दें या किसी को ना दें। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।